हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज से हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी ऑर्गेनिक की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम ऑर्गेनिक को बिल्कुल बेसिक लेवल, इवन क्लास 10th की भी कुछ चीज़ें उठाएंगे, क्लास 11th से लेते हुए क्लास 12 तक का सफ़र पूरा करेंगे। तो जिनकी ऑर्गेनिक वीक है या जिनको ग्राउंड लेवल से भी नीचे है ना, हम मिलके साथ में एकदम उसको बढ़िया करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया है हमने आज स्टार्टिंग में ही। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आई होप आपको पता भी होंगी, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम सीखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या। तो बच्चे ओल्ड डेफिनेशन ये दी गई थी कि जो भी चीज़ें आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिलती हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। मतलब आप जो चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल सकते हो, कि जीवित चीज़ों से निकाल सकते हो, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चे बात। तो इसी भी यहाँ पे बर्जीलस साहब ने इसको थोड़ा सही डेफिनेशन में ला के रख दिया। उन्होंने बोला इट इज़ अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिन्हें बर्जीलियस साहब ने दिया था वही क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एग्जांपल है शुगर एंड यूरिया। ठीक है बात। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको नॉन लिविंग से हम निकालेंगे। नॉन लिविंग में चीज़ें कौन कौन सी आती हैं बच्चे, आपकी रॉक्स हो गई, मिनरल्स हो गई, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग में आते हैं। तो अगर नॉन लिविंग के एग्जांपल देख लें, मैं बोलूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल देख लें इसी डेफिनेशन के बिहाफ में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग से मिलेंगे, सॉरी लिविंग नहीं, नॉन लिविंग से मिलेंगे। एग्जांपल हो जाएंगे आपके HCl हो गया बच्चे, NaCl हो गया, आपका HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, बहुत सारी ETC होता है। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे कि जो हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें बोलते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। वो आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, जो भी आपकी कार्बन की केमिस्ट्री होगी। दैट मीन मैं बोल सकती हूँ कि जो भी कार्बन के कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड होंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। एग्जांपल आपका बहुत प्यारा सा मीथेन, क्लास 10 में इससे आप लोग बहुत अवेयर हुए होंगे। आपका प्यारा सा इथेनॉल, ये रहा आपका प्यारा सा इथेनॉल। ठीक है, आपका प्यारा सा ग्लूकोज C6H12O6, ये सब क्या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो बच्चे, ये भी तो कार्बन का कंपाउंड है, CO2। इसको क्यों भूले जा रहे हो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NaHCO3, और बच्चे आपका ये NH4CnO। ये तो बहुत बढ़िया कंपाउंड है, आगे बड़ा काम होने वाला है इसका एक। तो बच्चे क्या है कि अगर आपने ये बोला कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो CO2, CO, NaHCO3, NH4CnO ये भी क्या होने चाहिए थे, आपके कार्बन के कंपाउंड होने चाहिए थे। बट ये आपके कार्बन कंपाउंड नहीं है। ये कैसे हैं, ये सारे सारे आपके कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। ये ऑल आर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। तो फिर क्या बात हो गई, ये बात कैसे झूठी हो गई कि इनऑर्गेनिक जो आपके कार्बन के कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो बच्चे मैं थोड़ा करेक्ट करूँगी। करेक्ट क्या करूँगी मैं, कि सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है, सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है, उन कंपाउंड को कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करना भी जरूरी है। सिर्फ कार्बन होने से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो जाता, वो उसकी प्रॉपर्टी भी शो करनी चाहिए, जो एक करेक्ट डेफिनेशन है जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो ये बात करेंगे कि सिर्फ कार्बन होना जरूरी नहीं है, कार्बन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होना भी बहुत जरूरी है। इन सब में कार्बन है, बट ये सारे के सारे कैसे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो थोड़ा और मैं सही भाषा में बोलूँ तो कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, CO2, CO एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं उनमें कार्बन होगा, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। ठीक है बात, ये तो थोड़ी थोड़ी ऐसी बात है, अदरवाइज आप इससे भी याद रख सकते हो। और अभी हम मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन वाली, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात कार्बन की आई गई है, सब कुछ कार्बन के बारे में ही हमको लेके चलना है। तो बच्चे हम कार्बन के बारे में थोड़ा जान पहचान जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कार्बन है क्या। तो एक बार मैं हट जाती हूँ, आप इसका बेसिक बेसिक थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, और नोट्स खुद से लिखना बच्चे, क्योंकि दूसरे के नोट्स कभी नहीं पढ़ा जाता, और वो खाली एक मन की शांति होते हैं कि दूसरे के नोट्स ले लेंगे हम, या हम स्क्रीनशॉट लेके अपना PDF फॉर्मेट खुद बना लेंगे, उससे कभी पढ़ाई नहीं होती। इसे थोड़ा उठो, मेहनत करो, कॉपी पेन निकालो और लिखो, है ना। मेहनत से कुछ मिलता है, घर बैठे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला।
मतलब घर बैठे नहीं, घर पड़े पड़े कुछ नहीं मिलने वाला, बैठ के तो बहुत कुछ मिलता है ऑनलाइन। ठीक है बच्चे, तो हम जरा कार्बन के बारे में थोड़ा यही बात कर लेते हैं। कार्बन क्या है बच्चे, हमारा जो रिप्रेजेंट होता है वो सी से रिप्रेजेंट होता है। इसका जो बच्चे ग्रुप है वो कैसा है, 14 ग्रुप है। अवेयर हो गया आप इसके बारे में, आई होप। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो 6 होता है ना, 11 से 6। और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आप बता दो जल्दी से, ये होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ये तो हो गई बच्चे बहुत बेसिक बात, बहुत बेसिक बात जो पता होगी आपको एज अ क्लास 11 स्टूडेंट। इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं भी पता है तो सीखोगे आगे। अब बात क्या आती है कि क्यों पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होने के बाद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ने या ऑर्गेनिक केमिस्ट ने इस कार्बन को ही क्यों चुना। ऐसा क्या था इस कार्बन के पास, बाकी कंपाउंड ऐसे पूछ रहे हैं उससे, ऐसा क्या था इसके पास जो मुझ में नहीं था और तुमने इसे चुना। तो इसमें बच्चे बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, ये एक नहीं, ये बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग पर्सन है कि इसके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो ये क्या है अभी हम करते हैं बात। तो बेसिकली इसके बारे में जानने के पहले हम थोड़े जो साइंटिस्ट हैं उनके सम्मान में कुछ बातें कर लेते हैं। फिर इसकी कहानी तो हमें पूरी कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़नी है। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने बिहार पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिराइव किया, कुछ उन्होंने अपना योगदान दिया, तो उनके योगदान को हम ना भूलते हुए थोड़ा उनके सम्मान में बातें कर लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्चुअल हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री पे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री पे। तो अब बात करते हैं अपने साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन की। पहली बात आती है बर्जीलियस साहब की। बर्जीलियस साहब ने एक बहुत बढ़िया थ्योरी का नाम दिया जिसके बारे में पूछा भी जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली क्या था, ये कहते थे एक जादुई शक्ति कुछ होता है, ऐसा कुछ झुझुझु होता है और उसके बाद आपका एकदम से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। मतलब कुछ शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है, और ये शक्ति ना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनने वाले हैं। उसी शक्ति को उन्होंने बोल दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी है। ठीक है, क्या ये बच्चे वाइटल फोर्स थ्योरी है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बेसिकली कहा था कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है आप उसे लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो, ये नेचुरल ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात कही थी बर्जीलियस ने। उन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, वो वाइटल फोर्स है, आपको जादुई शक्ति है, उससे ही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो अब इन्होंने कहा था तो कोई आएगा रोकने वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बिना कोई कुछ कहे और कोई दूसरा उसको अपोज ना करे तो दुनिया कैसे चलेगी, है ना। तो उसके बाद 1815 में इन्होंने अपनी बात कही। 1828 में वोलर साहब आ गए, उन्होंने कहा रुको मैं दिखाता हूँ तुमको, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने क्या किया बच्चे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनवा दिया। तो ये याद रखना कि वोलर जी ने क्या किया था, अमोनियम साइनेट लिया था। क्या लिया था बच्चे, अमोनियम साइनेट लिया था, साइनेट लिया था। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इससे इन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया था। और यूरिया क्या है, आपका फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या मैं बोलूँ ऐसा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहली बार लैब में बनाया गया, वो क्या है, यूरिया है। इसका मोलर मास याद रखना 60 होता है। यूरिया का मोलर मास क्या बच्चे 60 है। तो ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है। ऐसे चौड़ने के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो इस वर्ड को कि बताओ जरा कौन सा ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहली बार लैब में बना था, है ना, मुझे पता है। तो यूरिया क्या है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना था ये भी याद रखे, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था जो कि अमोनियम साइनेट है, NH4CN। ठीक है, ये हो गई बेसिक बात। उसके बाद आपके कोल्बे साहब आए। कोल्बे साहब आए 1845 में। इन्होंने, क्योंकि कहानी शुरू हो गई थी तो आगे चलनी थी, इन्होंने क्या किया, आपका एसिटिक एसिड बनाया एलिमेंट से। इसके बाद एक बर्थोड आए, उन्होंने क्या किया, आपका मीथेन बनाया। ठीक है, आपका मीथेन भी बनाया किसमें, आपका 1856 में बर्थोड। क्लियर है बात। तो ये कुछ साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन है जिनको आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, अदरवाइज बहुत बेसिक बात नहीं है। अब बात करते हैं अपने सही मायने में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थी जिनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो आपका एक चैप्टर है पूरा, स्टार्टिंग यहीं से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की। तो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उनके बारे में मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री। और वही जो बेसिकली आपकी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो जिसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन कार्बन, लाइक आपका मीथेन हो गया, आपका इथेन हो गया, ये सब क्या है हाइड्रोकार्बन से। और डेरिवेटिव का मतलब इसी में ही फंक्शनल ग्रुप लग जाए, इनके डेरिवेटिव बन जाए। जैसे मान लो इसका इथेनॉल बन गया, ठीक है, इसका ये बन गया, आगे आपका एसिटिक एसिड बन गया, NATC, बहुत सारी चीज़ें जिसके आगे आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल, बहुत सारी चैप्टर है। तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव की जो केमिस्ट्री है वो क्या है आपकी हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चे बात। अब आता है उस बात का जवाब जो पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट ने पूछा था
ऑर्गेनिक कंपाउंड से कि ऐसा क्या था कार्बन के पास जो मुझ में नहीं था, तुमने मुझे छोड़ के सिर्फ कार्बन को चुना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती आओ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या था उसके पास। तो पहली बात उसके पास क्या था कि उसके पास हाई कैटनेशन एबिलिटी है। कैटनेशन मतलब क्या होता है बच्चा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि कार्बन अपने ही बहुत सारे ऐसे सिंपल बॉन्ड से जुड़ के बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। ये कर सकता है जिसकी वजह से आपको इसके कंपाउंड मिलते हैं। जैसे आपने डायमंड पढ़ा था, आपने फ्लोरीन पढ़ा था, आपने ग्रेफाइट पढ़ा था। वो क्या था? कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि कार्बन 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 का लिंक बनता है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई कैटनेशन पावर किसके पास में है, तो भी बच्चा कार्बन के पास में, इसीलिए कार्बन को चुना गया था। कैटनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने ही एटम से अटैच्ड होकर एक लॉन्ग और चेन बना लेना, इज कॉल्ड कैटनेशन। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है, कहता है उसके पास सी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है? बहुत हाई है। मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है जितना बाकी को आसान है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर ये जो भी कंपाउंड बनाएगा उसको डिसोशिएट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो आराम से डिसोशिएट नहीं होंगे। तो मतलब मैं एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी कंपाउंड बनाऊंगी वो स्ट्रॉन्ग और अच्छे बनेंगे, जो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि देखो भाई इसके पास टेट्रावैलेंसी भी है, मतलब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है और ऐसे इस फॉर्म में अरेंज हो जाता है, टेट्रावैल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाता है। तो इसके पास क्या है? टेट्रावैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या करता है? देखो बच्चे, ये तो आइसोमेरिज्म भी शो करता है, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उसके स्ट्रक्चर बहुत सारे बन रहे होंगे, तो ये वेरिएशन दिखा सकता है, मैं वेरी करवा सकता हूँ उन कंपाउंड्स को। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है कि इसके पास बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी है, मतलब भैया कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाएगा और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा, और जितना बॉन्ड बनता जाएगा उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है। तो मुझे बताओ जिसके पास इतनी सारी खूबियां हो, मैं उसको छोड़कर तुमको कैसे क्यों चुनूंगा? ठीक है। तो इसकी बात समझ आई क्यों चुना। उसके पास कैटनेशन पावर आई थी, उसके पास मल्टीप्लिसिटी थी बॉन्ड बनाने की, उसके बाद टेट्रावैलेंसी थी, उसके पास आइसोमेरिज्म शो करने की प्रॉपर्टी थी, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई थी। इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन को चुना गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई कि कार्बन की केमिस्ट्री पढ़नी है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन में, जहाँ से आपको सही मायने में केमिस्ट्री शुरू होगी, क्या क्या पढ़ना है आपको, कितने कंपाउंड पढ़ने हैं आपको। और बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट भी होता है कि क्या एलिसाइक्लिक है, क्या एलिफैटिक है, क्या एरोमेटिक है, कुछ समझ में नहीं आता। तो हम उसे एक पूरा चार्ट फ्लो के फॉर्म में आराम आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे सब समझेंगे। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरीके से मिलेंगे आपको, या तो वो मिलेंगे स्ट्रेट चेन में, या मैं बोलूँ सिंपल ओपन चेन में, या वो मिलेंगे क्लोज चेन। ओपन चेन का मतलब है कि कार्बन का पहला आइटम और लास्ट वाले आइटम से अटैच नहीं होगा, मतलब पहला आइटम इधर होगा, लास्ट आइटम कहीं और होगा, वो पहले वाले आइटम से अटैच नहीं होगा, एक खुली हुई एकदम चेन टाइप की होगी, उसे बोलेंगे हम ओपन चेन कंपाउंड, या एलिफैटिक या एसाइक्लिक। ये नाम आप याद रखें क्योंकि ये तो याद रहता है लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है। तो एलिफैटिक ओपन चेन है, एसाइक्लिक भी ओपन चेन है। ठीक है। और ओपन चेन का एग्जाम्पल मैंने ले लिया एन ब्यूटेन। आप कोई भी ऐसे ओपन चेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, लॉन्ग चेन 2 3 4 5 6 7 8 जितने कार्बन ले लो, आपकी मर्जी। क्लोज चेन कंपाउंड का मतलब रिंग फॉर्मेशन करेंगे, जिन्हें हम साइक्लिक या रिंग कंपाउंड भी बोलेंगे। आप देखो पहला जो आइटम मान लो, मैं इसे पहला कार्बन मान लूँ, तो 1 2 3 4 पहला वाला कार्बन आखिरी वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, वहाँ पे होंगे रिंग कंपाउंड। अगर आपका पहला कार्बन डायरेक्टली लास्ट वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, आपस में ज्वाइंट होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है रिंग बननी है, तो रिंग बन जाएगी, तो आपका रिंग कंपाउंड हो जाएंगे। और अगर नहीं बनेगी, पहला कार्बन आखिरी कार्बन से अटैच नहीं है ओपन फॉर्मेट में, तो वो हो जाएगी एलिफैटिक या एसाइक्लिक। उसके बाद हम यहाँ पे पहले ओपन चेन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम लास्ट में आपका क्लोज चेन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे ओपन चेन में 2 तरीके की हो सकती है, या तो वो स्ट्रेट चेन होगी, मतलब सीधी 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 चलती चली जाएगी एकदम बेहतरीन। तो आपका एक एग्जांपल एन ब्यूटेन का ले लिया मैंने, आप और 5 6 7 8 9 10 2 4 5 जितना आपकी मर्जी हो आप उतना ले लो। आपकी चेन क्या है, स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए। ठीक है। या तो ब्रांच चेन कंपाउंड होगा, मतलब आपकी ब्रांचिंग होगी कुछ ऐसे, इसमें एक CH3 गायब हो गया है, ऐसे लगाना है। ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चे, आइसोब्यूटेन, मतलब ये कार्बन चेन थी और यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। इससे ज़्यादा भी ब्रांचिंग आप कर सकते हो, ये बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधी जा रही है,
तो वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड का एग्जांपल है। और अगर कहीं ऐसे ब्रांचिंग हो रही है और यहाँ पे कंपाउंड लग गए और आगे इधर उधर ऊपर नीचे कंपाउंड लग गए तो हो जाएगा ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक है बच्चे, उसके बाद भी आपका इन दोनों में भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, इसमें भी वही क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे, इसमें भी वही क्लासिफिकेशन फॉलो करेगा। आपका होगा या तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे या वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ये HC का मतलब हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे, है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे, जिन कंपाउंड के बाद में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, या मैं बोलूँ कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी, केवल सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, वो कंपाउंड होंगे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिन कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है वो होंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसे कंपाउंड कैसे बनेंगे, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बिल्कुल। कैसे फाइंड करते हैं कितने सिग्मा है कितने पाई है, ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एल्केन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड बनते चले जाते हैं बच्चे, वो होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐसे मिलते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चा ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया ओपन चेन कंपाउंड का। अब हम बात करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड में क्या क्लासिफिकेशन है, तो इनके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ना, जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट बहुत ध्यान से समझोगे तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आराम से, बहुत ईजी है। तो बच्चे आपका जो क्लोज चेन आता है उसमें एक आएगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको आप कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हो, और दूसरा आएगा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक का मतलब कि आपकी जो रिंग बनी है वो रिंग सारे के सारे कार्बन से ही बनी हो, मतलब कोई और एटम उनमें इंक्लूड ना हो। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ सब जगह बच्चे क्या है, कार्बन है। तो रिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, वो क्या होती है, हाइड्रोसाइक्लिक, या इसीलिए इन्हें कार्बोसाइक्लिक बोल देते हैं। कार्बोसाइक्लिक नाम इसी वजह से पड़ा है कि रिंग ऑफ कार्बन। हाइड्रोसाइक्लिक में बच्चे क्या होता है कि कार्बन की रिंग तो होती है, लेकिन उसमें किसी एक या एक से ज़्यादा प्लेस पर कार्बन की जगह कोई हाइड्रो आइटम आ जाता है। वो हाइड्रो आइटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है, इन तीनों में से, या फॉस्फोरस भी, और बेसिकली हो सकते हैं। लेकिन हमारी जो तीन है वो कॉमन है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कार्बन की किसी भी एक जगह पे आ सकते हैं या एक से ज़्यादा जगह पर भी आ सकते हैं। तो उन्हें बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड विच इंक्लूड वन और मोर हाइड्रो आइटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द रिंग ऑफ कार्बन आइटम्स। ठीक है, ये बात करते हैं। अभी बात करेंगे कि होमोसाइक्लिक में फर्दर और क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है बच्चे। तो होमोसाइक्लिक में एक आपका एलिसाइक्लिक आता है। मैंने बोला था वहाँ पे एलिफैटिक और एसाइक्लिक याद रखना, क्योंकि वहाँ एलिसाइक्लिक और यहाँ पे एलिसाइक्लिक और उस एसाइक्लिक में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो वहाँ पे जो एसाइक्लिक था या जो एलिफैटिक था वो ओपन का एग्जाम्पल था। यहाँ जो एलिसाइक्लिक है वो क्या है, रिंग चेन में भी आपका होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। ये बात थोड़ा ध्यान रखें कि आपका एलिसाइक्लिक क्या है, रिंग कंपाउंड है, वैसी वाली रिंग जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। कौन सी रिंग, जिनमें रिंग तो बनी है लेकिन कार्बन के पास सारे सिंगल बॉन्ड है, उन्हें बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड। और ये कुछ रिजेंबल करती हैं एलिफैटिक कंपाउंड से, जो ओपन चेन की प्रॉपर्टीज थी उनसे कुछ रिजेंबल करती हैं उसी की, जैसे इसीलिए इनका मिलता जुलता नाम है एलिसाइक्लिक। ठीक है, कैसे रिजेंबल करती हैं कुछ या कम्स फ्रॉम द एलिफैटिक कंपाउंड्स, इसीलिए इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोला गया है। बस वो ओपन चेन है या रिंग है, बाकी प्रॉपर्टीज के मामले में कहीं हद तक सिमिलर है। दूसरी आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कहानी है, अलग किस्से हैं इसके। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करते हैं कंपाउंड्स, बट ऐसा कुछ है नहीं, बड़े प्यारे से होते हैं, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कुछ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको फॉलो करें। अब ये भी दो तरीके के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे बाद में, क्या क्या रूल्स होते हैं जो फॉलो करने में कोई कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है। बात होती है बेंजोनाइट कंपाउंड्स की और नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड की। भाई बेंजीन तो बड़ी प्यारी सी चीज़ है, सबको पता है ना, इतनी प्यारी चीज़ को कौन नहीं जानेगा। तो अगर कोई आपके जो कंपाउंड्स हैं उनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके कंपाउंड बहुत बड़े बड़े कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनके पास किसी के पास भी अगर एक बेंजीन रिंग है तो वो कंपाउंड बेंजेनोइड कंपाउंड की कैटेगरी में चला जाता है। और अगर आपका ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसके पास बेंजीन रिंग नहीं है बच्चे, तो वो किस पे चला जाता है, आपका नॉन बेंजीनाइड। नॉन बेंजीनाइड मतलब बेंजीन रिंग नहीं है, उसका एग्जांपल मैंने लिखा है ट्रोपेनोन, ये बेंजीन नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखना, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और बेंजीन रिंग के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं।
ठीक है बच्चे, तो ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक वो रिंग जिनमें कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो जो उनमें रिंग का फॉर्मेशन तो होता है बट सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। एरोमेटिक वो जिनके पास एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कंपाउंड एटलीस्ट। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड में फर्दर दो तरीके से डिवाइड होते हैं, बेंजीन रिंग रखने वाले बेंजेनोइड, बेंजीन रिंग नहीं रखने वाले नॉन बेंजेनोइड। अब बात करते हैं हाइड्रोसाइक्लिक की बच्चे। हाइड्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा कोई एक एटम या दो एटम भी इंक्लूड हो सकते हैं। अब इसके बाद भी ये भी हेटेरोएटोमेरिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोएटोमेरिक कंपाउंड में भी दो तरीके के होंगे, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। देखो बच्चे ये बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो ये बेंजीनोइड कंपाउंड जैसा कुछ हुआ, ये है पिकोलीन। ठीक है, ये पिरिडीन है और इसी पे यहाँ पे मिथाइल लग गया तो क्या हो जाएगा, पिकोलीन। और ये आपका हो जाएगा फ्यूरॉन। देखो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये 5 कार्बन की चेन है। तो ये तो बच्चे हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लोज चेन। अब इस क्लासिफिकेशन को आपने टिप पे कर लेना, कौन सा कंपाउंड कैसा है। इस टिप पे करने के लिए मैं आपको भी एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसके आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जो हमने पढ़ा है उसी को एक जस्ट रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्लाई करके देखना है। ठीक है बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। ओके बच्चों, तो कुछ ये आपके लिए दिमाग खाने वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, एक बार जस्ट उस चार्ट का रिविजन करना, अपने आप हो जाएंगे। आइसोब्यूटेन, पिरिडीन, नाफ्थेलीन, ट्रोपेनोन, बेंजीन, पिपेरिडीन, टोल्यूइन, नाफ्थेलीन, एंथ्रासीन, पायरोल एंड पेंटेन। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर मैंने ऐसे दिए जिनके कॉमन नेम भी इंक्लूड हैं, तो अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना गूगल बाबा हैं, नहीं तो मेरे लिए वेट करना। जब हम इनकी कॉमन नेमिंग पढ़ेंगे तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये होमवर्क करो। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, इनके नाम मैं आपको जस्ट बता दूंगी जस्ट चेकआउट के लिए। एंड देन हम अगले लेक्चर में पाई एंड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।